दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। तो आज हम लोग एक्चुअली द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी के बारे में कुछ पढ़ेंगे एक्चुअली कि इसके क्या थीम्स हैं, क्वेश्चन आंसर क्या बन सकते हैं इसमें से। हम लोगों ने ऐसे ऑलरेडी पढ़ लिया है द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा इस ऐसे का, जब मैंने पढ़ाया था 2 पार्ट में पढ़ाया था मैंने, तो उसका मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ देख लेना वहाँ से। बाकी आज हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या थीम्स हैं और कुछ क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो कौन कौन से होंगे। तो देखिए, अब हम सबसे पहले थीम्स पे आते हैं। तो थीम्स में ये 4 थीम्स हैं। पहले एक और बात, अगर आपको मैं अंधेरे में नजर आ रहा हूँ तो प्लीज इग्नोर इट, क्योंकि सही में अंधेरा ही है यहाँ पे मुझे भी सफिशिएंट लाइट का इंतजाम नहीं हो पाया इधर जहाँ से मैं आज शूट कर रहा हूँ। जनरली मैं दूसरी जगह शूट करता हूँ तो वहाँ पर सफिशिएंट लाइट है, आज वहाँ पर किसी वजह से शूट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आज थोड़ा अंधेरे में आपको नजर आऊंगा। तो देखो, थीम्स में पहली चीज है ह्यूमैनिटी वर्सेस साइंस। देखो, ऐसा है कि इस पूरे ऐसे में रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, वो एक पिलग्रिमेज यानी कि एक तीर्थ यात्रा की बात कर रहे हैं, और तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं वो यूरोप की। यूरोप को क्या मानते हैं, मतलब ज्ञान का सोर्स मानते हैं कि जहाँ पे ज्ञान पैदा हुआ है, साइंस पैदा हुई है, जहाँ से जिस मतलब जगह ने दुनिया को साइंस दी है उसे, वो जगह कौन सी है, यूरोप को मानते हैं वो। तो इसमें जो पहली थीम आती है ना, वो ह्यूमैनिटी वर्सेस साइंस की आती है कि मानवता एक तरफ है, साइंस एक तरफ है। हुआ क्या, क्योंकि यूरोप ने साइंस दी दुनिया को, परंतु साइंस के साथ में उस साइंस का दुरुपयोग भी दिया। क्योंकि साइंस तो अच्छी चीज है, साइंस बुरी चीज नहीं है, साइंस तो अच्छी चीज है, परंतु जो मानव है ना, उसने इसका इस्तेमाल सही नहीं किया है। वो क्यों नहीं किया है, क्योंकि ह्यूमैनिटी की जो फैक्टर्स है ना, ह्यूमैनिटी के जो कण हैं, एलिमेंट्स है ना, वो ह्यूमन में ढंग से डेवलप नहीं हो पाए। हम इंसान ही इंसान का दुश्मन बन के आ रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी बोल रहे हैं कि दैट मैन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द मैन, कि जो आदमी है वही दूसरे आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो जो पहली थीम निकल के आती है वो है ह्यूमैनिटी वर्सेस साइंस, यानी एक तरफ तो मानवता है, एक तरफ तो आप साइंस का डेवलपमेंट आपने किया, बहुत अच्छी बात है, परंतु उस साइंस के साथ में मानवता का विकास नहीं हो पाया। साइंस विकसित होती गई, साथ में उस साइंस के साथ में इंसान की बुराइयां विकसित होती गई। इनफैक्ट इंसान में लालच आता गया है ना, इंसान में ईर्ष्या आती गई, जेलेसी, ग्रीड, सस्पिशन, डाउट आते गए। इंसान एक्चुअली जो मानवता की फीलिंग्स होती है ना, कौन सी, लव, ट्रूथ, है ना, ऑनेस्टी, वो डेवलप ही नहीं कर पाया। साइंस के साथ में, मतलब साइंस ने जो पावर इंसान को दी, साइंस ने जो नॉलेज इंसान को दी, उस नॉलेज के घमंड में या उस नॉलेज के असर में, इफेक्ट में, वो अपनी ह्यूमैनिटी को उसने मतलब जो एक तरह से विकसित नहीं कर पाया, जो पहले थी वो भी चली गई। तो पहली थीम तो बोल रही है कि ह्यूमैनिटी डेवलप होनी चाहिए। साइंस ठीक है, डेवलप हुई, इट्स गुड, बट जब तक इंसान ह्यूमैनिटी डेवलप नहीं कर पाएगा, जब तक इंसान में ह्यूमैनिटी की वैल्यूज नहीं आ पाएंगी, वो ह्यूमन वैल्यूज नहीं आ पाएंगी, तब तक इंसान इंसान नहीं है, और वो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन रहेगा, और इंसान के एग्जिस्टेंस, इंसान के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा भी इंसान ही रहेगा। तो पहली थीम तो ह्यूमैनिटी वर्सेस साइंस है। दूसरी चीज है ह्यूमैनिटी वर्सेस नेशनलिज्म। देखो, जब रविंद्रनाथ टैगोर जी दूसरी बार यूरोप जाते हैं, पहली बार तो 1978 में जाते हैं, पर दूसरी बार जब जाते हैं, सॉरी, पहली बार तो 1878 में जाते हैं, पर दूसरी बार जब जाते हैं, वो जो लेक्चर दिया उन्होंने इटली में 1928 के समथिंग दिया था लेक्चर, तो वो उस वक्त जाते हैं यूरोप में। तो वो इटली पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि भाई पूरा यूरोप जल रहा है। जल कैसे रहा है, युद्ध की असर से जल रहा है, मतलब क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला था, तो उसके बीच में बहुत सारे युद्ध भी चल रहे थे छोटे छोटे, जिनकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ बाद में, वो कारण बने एक्चुअली। आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे ये चीजें तो। पर देखो, राष्ट्रवाद, हर देश चाह रहा है कि मेरी ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज हो, मतलब मुझे मेरा ज्यादा से ज्यादा देशों पे आधिपत्य हो, कब्जा हो। हर देश ये चाह रहा है कि मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनूं, मेरा सबसे बड़ा ट्रेड मतलब एम्पायर हो, यानी व्यापार का साम्राज्य हो। मतलब वो राष्ट्रवाद कि हम तो हम ही हैं, बाकी सब हमारे तरफ से भाड़ में जाएं, मतलब वो वाली चीज थी कि हर देश सिर्फ खुद के स्वार्थ में डूबा हुआ था। तो एक तरफ नेशनलिज्म आपकी ठीक है, परंतु आपकी ये जो कट्टरवादी नेशनलिज्म है, इस तरह की जो नेशनलिज्म है ना, जो उस वक्त मतलब फैली हुई थी पूरे विश्व में, खास तौर पे यूरोप में, क्योंकि यूरोप के देश ही थे जिन्होंने विश्व युद्ध को हर बार, मतलब दोनों बार विश्व युद्ध हुआ, दोनों बार स्टार्टिंग की कारण ही यूरोप के देश थे। वो चाहते तो इसको शांतिपूर्ण सॉल्व भी हो सकता था, वो चाहते तो अपनी अगर लालच और अपने क्या बोलते हैं पावर के एक तरह से घमंड बोल सकते हो, पावर
के लालच को बोल सकते हो, इसके अगर वो असर में नहीं होते तो दे वुड हैव डेफिनेटली अवॉइडेड दी वर्ल्ड वॉर्स। तो वर्ल्ड वॉर्स को मतलब वो अवॉइड कर पाते, वर्ल्ड वॉर होते नहीं। परंतु नेशनलिज्म, हर देश दूसरे देश को एकदम शक की भावना से देख रहा है, दैट कंट्री इज डेफिनेटली आवर एनिमी, मतलब इस तरह देख रहा है कि ये तो हमारा दुश्मन ही दुश्मन है, ये कंट्री तो हमारा दुश्मन ही है। वो हर कंट्री को अपने कॉम्पिटिटर की तरह देख रहा है कि हमारा प्रतिद्वंदी है। और इन सब भावनाओं से वो एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर या तो ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लगाता, व्यापार के रोक लगाता, या फिर कह सकते हैं उस ज्यादा से ज्यादा ट्राई करता कि उसको नुकसान पहुंचे, व्यापार में नुकसान पहुंचे, उसकी टेरिटरी जो उसका जो साम्राज्य है उसमें नुकसान पहुंचे, और वो खुद के साम्राज्य को बढ़ाए, खुद के व्यापार को बढ़ाए, खुद की शक्ति को बढ़ाए। मतलब नेशनलिज्म की भावना तो इतनी ऊपर पहुंच गई, कट्टरवादी नेशनलिज्म, वो नेशनलिज्म से कट्टरवादी नेशनलिज्म बन गए एक तरह से। परंतु ह्यूमैनिटी भूल गए। ह्यूमैनिटी याद होती तो विश्व युद्ध क्यों होते, कितने लोग मरे, लाखों करोड़ लोग मरे, लाखों करोड़ लोग घायल हुए, देश के देश तबाह हो गए, है ना। उसे उभरने में मतलब कितने दशक लग गए विश्व युद्ध से उभरने में। तो पूरा यूरोप एक तरह से तबाह हो गया, नॉर्थ अमेरिका में भारी नुकसान हुआ, जापान, एशिया में बहुत नुकसान हुआ। जापान तो समूल एक तरह से नष्ट हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध के, मतलब 2 शहर तो उसके हिरोशिमा नागासाकी पे जब एटॉमिक बम गिरा दिया तो पूरे नष्ट हो गए थे। तो इन सब वजह से मतलब जो नेशनलिज्म की भावना थी, जो एक नेशनलिज्म अगर बैलेंस्ड हो, लिमिटेड हो, कितनी होनी चाहिए उतनी हो तो समझ में आता है। परंतु जब वो नेशनलिज्म हाइपर नेशनलिज्म बन जाती है, कुछ ज्यादा ही लिमिट से क्रॉस कर जाती है, तब वो समस्या हो जाती है किसके लिए, मानवता के लिए। क्योंकि जब इंसान के बारे में नहीं सोचता, इंसान अपने खुद के देश के बारे में सोचता है और मानवता को भूल जाता है, और वो दूसरे इंसान को मारना शुरू हो जाता है, दूसरे देश के इंसान को मारना शुरू हो जाता है। तो ये ह्यूमैनिटी वर्सेस नेशनलिज्म की थीम भी इसमें बिल्कुल क्लियर कट नजर आती है। तीसरी चीज नजर आती है नेसेसिटी ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। देखो, दुनिया लालच में, जेलसी में, और कह सकते हैं पावर के घमंड में, इन सब में डूबी हुई है, अंधी हो गई है ना। तो ऐसी कंडीशन में ठीक है, आपके पास में साइंस है, आपके पास में विज्ञान है, आपके पास में नॉलेज है, बट नॉलेज खोखली है या नॉलेज राक्षसी रूप ले रखी है। यानी जब तक नॉलेज में धार्मिकता साथ में नहीं है, यानी आपके दिल में धार्मिकता नहीं है या आपके दिल में वो ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, तो वो नॉलेज खतरनाक है, वो साइंस खतरनाक है, फिर इंसान उसका दुरुपयोग करेगा। हमने बनाया था फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बनाई, मान लो उदाहरण के तौर पे चाकू बनाया, ठीक है, चाकू बनाया, ठीक है, सब्जी काटेंगे, खाना बनाएंगे, कुछ जरूरी काम करेंगे, परंतु चाकू से आप मर्डर करने लग गए, आप दूसरे को धमकाने लग गए, तो ये तो रॉन्ग यूज हो गया ना। कहने का मतलब क्या है, साइंस अच्छी चीज है, साइंस का उपयोग अगर सही ढंग से किया जाए तो बहुत अच्छी चीज है, परंतु हम उस साइंस का उपयोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो मानवीय वैल्यू, वो ह्यूमन वैल्यूज जो होनी चाहिए ना, वो नहीं है। वो ह्यूमन वैल्यूज कहां से आएंगी? वो स्पिरिचुअलिज्म से आएंगी। देखो, यूरोप को ये कहा जाता है, यूरोप ने दुनिया को साइंस दी, ठीक है, और भारत ने दुनिया को आध्यात्मिकता दी, स्पिरिचुअलिज्म दी। वही चीज है, रविंद्रनाथ टैगोर भी उस चीज पे बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअलिज्म, वो जो पिलग्रिमेज की बात कर रहे हैं ना, कि मैं यूरोप में जाके पिलग्रिमेज, नॉलेज की पिलग्रिमेज, यानी ज्ञान की खोज में जा रहा हूं, परंतु वहां देखा ज्ञान तो वहां पर है, परंतु वहां पर तो सारे देश आपस में लड़े हुए हैं, सारे देश एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, जेलसी करते हैं, मतलब जेलस है एक दूसरे से, ग्रीड है वहां पे, लालच भरा पड़ा है वहां, तो वो एक दूसरे पर मारकाट करने में मचे हुए हैं। मतलब मैं सोचता था, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं, मैं सोचता था कि ये तो मतलब ज्ञान का भंडार है, यहाँ पर सब ठीक होगा, परंतु यहाँ पर तो सब कंडीशन खराब है। क्यों खराब है? साइंस वहां पर है, नॉलेज वहां पर है, परंतु वहां पर क्या नहीं है? धार्मिकता नहीं है, स्पिरिचुअलिज्म नहीं है। तो उनको किस चीज की जरूरत है? उनको स्पिरिचुअलिज्म की जरूरत है। जब वो दिल में करुणा रखेंगे, कंपैशन रखेंगे, सिंपैथी रखेंगे, यानी कि सहानुभूति रखेंगे, ऑनेस्टी रखेंगे, ईमानदारी रखेंगे, ट्रूथ, सच्चाई रखेंगे, तो इंसान अपनी मतलब जो बोल सकते हैं ना बुरी भावना है, उनको कंट्रोल कर पाएगा। अगर आपके मन में धार्मिकता है, आपके मन में अच्छी भावनाएं डेवलप होंगी, तो वो फिर बुरी भावनाओं को कंट्रोल करेंगे। इसलिए स्पिरिचुअलिज्म जरूरी है, और ये चीज भारत दे सकता है। उनका ये मानना था कि मतलब स्पिरिचुअलिज्म हमारे देश में है, भारत में स्पिरिचुअलिज्म है, परंतु यहाँ पर नॉलेज नहीं है। वो ये बोल रहे हैं, परंतु नॉलेज यूरोप के पास में है, परंतु उनके पास में स्पिरिचुअलिज्म नहीं है। और अगर उनके पास में भले ही नॉलेज हो, और अगर स्पिरिचुअलिज्म नहीं है, तो उसकी कंडीशन, उसके मतलब उसके परिणाम क्या होंगे, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट, वो आप देख रहे हैं क्या है, कि दो विश्व युद्ध हो रहे हैं, है ना। तो ऐसी चीज है, इसलिए स्पिरिचुअलिज्म की आवश्यकता है। एक ये आप ये थीम मान सकते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद अपने पर्सनल लाइफ में फेस करी, वो थी एजुकेशन से रिलेटेड, क्लासरूम लेस एजुकेशन, या आप बोलते हैं क्लास लेस एजुकेशन बोल सकते हो। तो क्लासरूम लेस एजुकेशन में क्या होता है?
देखो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कभी भी स्कूल जाना, कॉलेज जाना पसंद नहीं था। उनको लगता था कि क्लासरूम क्या है, एक बंदिश है, एक बंदिश है, इसमें बैठ के कोई कैसे पढ़ सकता है। तो वो भाग जाते थे क्लास से, वो बंक कर लेते थे। तो क्योंकि उनको वो वातावरण नहीं मिलता था जिसमें ज्ञान को सही तरह से, कि जो स्टूडेंट है ना वो ग्रैस्प कर सके, ग्रहण कर सके, द करेक्ट एटमॉस्फियर फॉर स्टूडेंट टू हैव द नॉलेज, वो क्लासरूम में नहीं मिल रहा था, उनका मानना था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शांति निकेतन, एक्चुअली शांति निकेतन वैसे तो उनके पूर्वजों ने, उनके दादा वगैरह, उनके फादर वगैरह ने खोल दिया था, ओपन किया था। इन्होंने एक तरह से विश्व भारती खोला। इन्होंने एक तरह से शांति निकेतन में एक नई ये कह सकते हो आप चीज स्टार्ट करी, वो थी क्लासरूम लेस एजुकेशन। कि भाई हम बच्चों को पढ़ाएंगे, मतलब वो पढ़ाने लगे बच्चों को, परंतु उनको किसी क्लासरूम में नहीं, नेचर के साथ में, प्रकृति के साथ में, ओपन एनवायरनमेंट में पढ़ाने लगे। तो बच्चे एक तरह से ओपन एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो उनका माइंड फ्रेश रहेगा, बॉडी फ्रेश रहेगी, वो चीजों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, उन पर प्रेशर भी नहीं होगा। क्योंकि प्राकृतिक एनवायरनमेंट ऐसी चीज है कि जिसमें आप एकदम स्ट्रेस फ्री फील करते हो, आप में तनाव मुक्त फील करते हो। आपको नहीं होता है कि आप लोग, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत दिनों से घर में, मतलब देखो शहरी जिंदगी और गांव की जिंदगी तो फिर भी लेस स्ट्रेसफुल है, परंतु शहर में लोग बहुत भाग दौड़ में मचे रहते हैं और उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा स्ट्रेस से भरी होती है, तनाव से भरी होती है। तो होता क्या है, वो अक्सर ये कोशिश करते हैं कि जैसे छुट्टियां आए हम लोग कहीं घूमने जाएं। तो वो कहाँ घूमने जाते हैं, वो प्राकृतिक वातावरण में, या तो हिल स्टेशन पे जाएंगे, बीच पे जाएंगे, या फिर किसी ट्रैकिंग पे जाएंगे जंगल में। मतलब वो प्राकृतिक वातावरण की तरफ भागते हैं। क्यों भागते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस लेस होता है, वहां पे आप स्ट्रेस मुक्त फील करते हैं, आप तनाव मुक्त फील करते हैं। इसलिए नेचुरल मतलब जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ना, उसके अंदर एजुकेशन अगर मिलेगी बच्चों को, उसमें बैठ के मिलेगी, तो बच्चे बहुत मतलब हेल्दी वे में एजुकेशन गेन कर पाएंगे। तो ये जो क्लासरूम लेस एजुकेशन की थीम थी ना, वो भी बहुत अच्छी थीम है, इसमें क्लियरली एविडेंट है, साफ साफ नजर आती है। तो चार थीम है, ह्यूमैनिटी वर्सेस साइंस, ह्यूमैनिटी वर्सेस नेशनलिज्म, नेसेसिटी ऑफ स्पिरिचुअलिज्म एंड क्लासरूम लेस एजुकेशन। ये चार थीमें आप एग्जाम में लिखो, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और साथ में इन चार थीम पर ही सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन इस ऐसे से निकाल के देख लो, इन चार थीमों पे निकल के आएगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। कोई बोलेगा आपसे रविन्द्रनाथ टैगोर के आइडियाज बताओ इस ऐसे में, वो क्या आइडियाज प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप क्या बताओगे, भाई साहब वो आइडियाज प्रस्तुत कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। ह्यूमैनिटी यानी इंसान में मानवीय भावनाएं होनी चाहिए, और ये मानवीय भावनाएं इंसान में कब आएंगी, जब उसमें धार्मिकता आएगी, है ना, स्पिरिचुअलिज्म भी होगी उसमें, तभी इंसान एकीकृत फील करेगा, यूनिटी फील करेगा। और जब इंसान एक होगा तभी वो बुरे काम नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो दूसरे इंसान की कदर करेगा। हम सब एक, वो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मतलब सब भाई हैं, पूरे विश्व में सब भाई बहन हैं। तो वो वाली भावनाएं तभी आएंगी जब आप एक तरह से अपने अंदर ह्यूमन वैल्यूज डेवलप कर पाओगे। तो और साथ में क्लासरूम एजुकेशन, क्लासरूम लेस एजुकेशन की बात कही उन्होंने, है ना। तो यही जो मैंने ये थीम्स बताई ना, यही उनके आइडियाज हैं, सीधी सी बात है। आप इन्हीं को आइडियाज में लिख दो, नंबर फिर भी अच्छे मिलेंगे। क्वेश्चन आता है कि ह्यूमैनिटी का कंसेप्ट क्या है इस ऐसे में। ह्यूमैनिटी का कंसेप्ट ये है कि आप इसको जब ह्यूमैनिटी का कंसेप्ट बताओगे तो आप ये सब साथ में चीजें समझाओगे जो मैंने बताई है, साइंस की, नेशनलिज्म की, स्पिरिचुअलिज्म की। क्यों, क्योंकि जब तक इनको समझाओगे ह्यूमैनिटी समझ में नहीं आएगी। कि देखो साइंस है, नॉलेज है, सब कुछ है ना, परंतु अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी मानवता नहीं है, तो क्या होगा, आप दुरुपयोग करोगे, ठीक है, आप खुद ही दूसरे इंसान का नुकसान करोगे, आप बहुत ज्यादा वायलेंस करोगे, हिंसा करोगे। अगर आप में ह्यूमैनिटी नहीं है, भले नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, आप खुद के देश के तो हो सकते हो पर विश्व के नहीं हो सकते। आप खुद का देश का अच्छा सोचोगे पर विश्व का बुरा सोचोगे, परंतु इस चक्कर में आप खुद का देश का भी नुकसान करोगे। क्यों, क्योंकि जब आप दूसरों को झगड़ोगे तो आपका खुद का भी तो नुकसान होगा, आपके खुद के ऊपर भी हमले होंगे, आप खुद, आपके लोग भी मरेंगे। तो नेशनलिज्म जरूरी है, परंतु ह्यूमैनिटी कितनी ज्यादा जरूरी है, और नेशनलिज्म किस हद तक जरूरी है, और कितनी मतलब कहां पर लिमिट होनी चाहिए। फिर स्पिरिचुअलिज्म की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि ह्यूमैनिटी को डेवलप करने के लिए आध्यात्मिकता भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन चीजों को आप जब लिखोगे ना, तो कंसेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटी खुद पे खुद क्लियर हो जाएगा कि ऐसे में वो ह्यूमैनिटी का जो कंसेप्ट है वो क्या है। एक तरीके से इन चीजों से आपका मतलब ये जो चार थीमें ना, इनसे एक तरह से आपका पूरा ऐसे कवर हो जाता है, और आपके सारे क्वेश्चंस भी इसमें निकल के आएंगे। चाहे वो क्लासरूम लेस एजुकेशन का क्वेश्चन पूछ लें, चाहे वो नेसेसिटी ऑफ स्पिरिचुअलिज्म का क्वेश्चन आ जाए, चाहे अलग से ह्यूमैनिटी का क्वेश्चन आ जाए, या चाहे साइंस वर्सेज ह्यूमैनिटी का क्वेश्चन आ जाए, या रविन्द्रनाथ टैगोर के आइडियाज का क्वेश्चन आ जाए, आप सारे क्वेश्चन इन चार थीमों से कवर कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा, ठीक है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। टिल देन गुड बाय।